अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आज जो है जो मैंने वीडियो का जो टॉपिक जो लिया है वो है पोज़ॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अ, इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि ये जो है वो इसकी सबसे ऊपर कुछ लाइंस लिखी हैं। द पोज़ॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ टाइम्स सम इवेंट अकर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड टाइम। देखिए, नंबर ऑफ अकरेंस इन अ स्पेसिफिक इंटरवल। ठीक है। अब वो जो इंटरवल है वो किस तरह का हो सकता है? वो टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी रोड का कोई एक सिलेक्ट कर लें, छोटा सा किलोमीटर या हाफ या इससे भी कम, बहुत छोटी सी मीटर में सिलेक्ट कर लें रोड को। आप वहाँ बैठ के आप एक ट्रक को देखेंगे, यानी वहाँ से कितने ट्रक गुजर जाते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से 1 मिनट आपका टाइम हो गया। ये जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है, यानी वो एरिया हो गया एक तरह से जो स्ट्रिप आपने लिया हाईवे का या किसी भी रोड का। ठीक है। तो अगर हम देखें इन्हीं इसी इसी पॉइंट को साथ मिला के यहाँ 3 में देखें। अच्छा, साथ साथ देखिए एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे आप विंडो देखें, क्या नाम है इसकी, बैंक की, और वहाँ पे जो है वो जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के, वो होते हैं, वो खड़े हुए होते हैं एक लाइन के अंदर। ठीक है। तो ये विंडो है उसकी। तो यहाँ इसका भी आप टाइम सेलेक्ट कर लें कि फॉर एग्जांपल आपने देखा 30 मिनट तक, या इससे कम टाइम 15 मिनट तक देखा आपने कि कितने कस्टमर्स को डील करते हैं। एक एग्जाम्पल हो सकती है। एक और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो वो टेलीफोन कॉल्स होती हैं कि 1 मिनट में कितनी टेलीफोन कॉल्स रिसीव हो जाती हैं। ठीक है। ये भी एक तरह का पोज़ॉन प्रोसेस है। तो इसी में इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। द रैंडम वेरिएबल इज द नंबर ऑफ टाइम्स some event occurs, यानी number of times some event occurs during a definite interval। पहली बात। दूसरी बात, the probability of the event is proportional to size of interval, यानी इंटरवल का साइज कितना है उसी के लिहाज से जो प्रोबेबिलिटी है वो कम या ज्यादा हो सकती है आगे। यानी कि जब इंटरवल का साइज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, या कम हो जाएगी तो ये भी कम हो जाएगी, यानी प्रोपोर्शनैलिटी इनके बीच में। नंबर 3, द इंटरवल्स विच डू नॉट ओवरलैप आर इंडिपेंडेंट। सही बात है। जब जो ऐसे वाले इंटरवल जो ओवरलैप ना करें, और इंटरवल आपको इंडिपेंडेंट रखने होंगे, तो वो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ओवरलैप जो नहीं करेंगे वही क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसका जो पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, वो कुछ इस तरह से पी एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। देखें, ये कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, और ये उसकी एक वैल्यू जो स्मॉल के अंदर है, इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा और एक्स फैक्टोरियल। अब ये जो टर्म्स है वो यहाँ डिफाइन है। जैसे एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ अकरेंसेज है, या नंबर ऑफ अकरेंस है, या एक्स, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ये जो लैम्डा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है एवरेज ऑफ अकरेंसेस, यानी जितनी भी अकरेंसेज आई हैं उनका एवरेज है। फॉर एग्जांपल के इसमें 10 आई हैं, 10 में आपने कितनी ली हैं, तो वो उसको एवरेज आप कैलकुलेट कर ले तो वो आ जाएगा। ई जो है वो एक कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू 2.71828 है, जो कि आप कैलकुलेटर में से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अभी हम करेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। और ई जो है वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आता है। अभी हम वर्किंग करेंगे, इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे जब। अच्छा, जब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है जिस भी इवेंट की, वो ये वाला इवेंट है, और वो इवेंट इस एक्स में से लिया गया है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्स। अच्छा, ये तो हमने बात की पीडीएफ की, और ये बात कर ली कि पोज़ॉन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। ये हमें पता है कि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। इसमें जो मीन है और जो वेरिएंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इक्वल होती है। इसमें जो मीन आएगा और जो वेरिएंस होता है वो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो एक्स अभी हमने ऊपर बात की थी रैंडम वेरिएबल की, वो जीरो से स्टार्ट होगा और इसी तरह से होल नंबर्स में आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल हमने सेट की हुई है। एग्जाम्पल कुछ इस तरह के है कि द नंबर ऑफ ट्यूब्स द नंबर ऑफ ट्यूब्स यहाँ से मैं इसको सोच रहा हूँ कि हाईलाइट भी करता जाता हूँ, तो पढ़ने में आसानी होगी और आपको पता चलेगा मैंने कहाँ तक पढ़ा है। द नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट परचेज्ड बाय अ typical family is a random variable having a Poisson
probability distribution with an average of 1.8 ट्यूब्स पर मंथ। देखिए कोई फैमिली है जो कि कितना यूज करती है 1.8 ट्यूब्स पर मंथ पे, तो इन्होंने यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है लैम्डा, यानी एवरेज दिया हुआ है। एवरेज कितना दिया हुआ है 1.8 ट्यूब्स पर मिनट। अच्छा, इस अब क्योंकि हमें अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा नहीं होता कि पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो कर रहा है, कहीं पे अगर नहीं लिखा हुआ हो और आपको सिर्फ एवरेज दिया जाए और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पोजॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, पार्ट ए में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टिपिकल फैमिली विल परचेज एटलीस्ट 3 ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट इन अ गिवन मंथ। ठीक है, यानी उसी मंथ में जहां पे उसका एवरेज कैलकुलेट किया हुआ है 1.8, और कहा गया है कि अगर वो फैमिली एटलीस्ट 3 ट्यूब्स को परचेज करे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जब वो कहता है कि एटलीस्ट 3, तो इसका मतलब होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, जैसे कि बाइनोमियल में हमें पता होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन होते हैं, तो इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन नहीं है। इस वजह से हम जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो इसने इन्होंने कहा कि बस ग्रेटर देन 3 है। तो जब ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। क्योंकि देखें हमें 3 और उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, तो हम ये वाले इवेंट माइनस कर लें अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में से, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी अगर कोई भी वो परचेज ना करें, और अगर वो एक ट्यूब परचेज करें, और अगर 2 ट्यूब वो परचेज करें, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है कि वो 3 या उससे ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी, और 3 या उससे ज़्यादा की टूथपेस्ट परचेज करें। तो इसलिए हम वन टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से जो इवेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके माइनस कर लें, तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि अलग अलग ये सम हम फाइंड करके, यानी ये प्रोबेबिलिटीज अलग अलग फाइंड करके सम करें और फिर वन में से माइनस करें, इससे बेहतर है कि हम समेशन जो फंक्शन है वो हम अप्लाई करें। हम क्या करें कि सम अप्लाई करें इसी फंक्शन का जो पीडीएफ है। तो उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखें मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू, हमें कहाँ से कहाँ तक नहीं चाहिए, 0 से लेकर 2 तक नहीं चाहिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये होगा लैम्डा हमें दिया हुआ है, लैम्डा हमें 1.8 दिया हुआ है। हम अब इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो फंक्शन था इसका वो किस तरह का था, लैम्डा टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें 1.8 लैम्डा दिया था, और क्योंकि हम 0 से लेकर 2 तक एक्स कहेंगे, तो इस वजह से मुझे लैम्डा के ऊपर कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लिखनी होगी, बल्कि जो मैंने 0 से लेकर 2 तक एक्स लिए हैं, एक्स को जो मैंने लिया है, तो इसलिए वजह से मैंने ऊपर एक्स लिखा हुआ है। और ई टू द पावर माइनस लैम्डा यानी कि 1.8 अपॉन में है 1, सॉरी 1 नहीं, अपॉन में है एक्स फैक्टोरियल, तो मैं एक्स लिखूंगा और एक्स फैक्टोरियल लिखूंगा। तो इस तरह से हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, और जो आंसर जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये हमारा पहला आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम जब लिखेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे 1 माइनस, यानी कैलकुलेटर से जब सिंप्लीफाई करें, इसके बाद हमें शिफ्ट प्रेस करके और हमें समीशन लेना होगा, तो समीशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें हमें क्योंकि जो फंक्शन है उसको लिखना है, लैम्डा हमारे पास 1.8 था जो गिवन था एग्जाम्पल में, और इसकी जो पावर हमारे पास होगी वो होगी एक्स, तो हम अल्फा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसको इस तरह से। फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो है हम वैल्यू लिखेंगे जो ई की थी, वो हम यहाँ से ये एल एन से कर सकते हैं ऐसे, और इसमें हम -1.8 लिख देंगे जो कि हमें गिवन था, और अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्स फैक्टोरियल है, तो इसलिए हम लिखेंगे अल्फा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्स आ जाएगा, और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से फैक्टोरियल जो है वो अप्लाई कर देंगे यानी लिख देंगे। उसके बाद हम इसके लिमिट देंगे, इसको लिमिट 0 से लेके 2 तक देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है,
इस वजह से हम वैल्यूज को डेसिमल में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये होल नंबर में वैल्यूज होती हैं, तो इसलिए जो 2.5 है इस तरह की डेसिमल की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ 0, 1 और 2 सिर्फ माइनस करेंगे और डायरेक्ट 3 पर आ जाएंगे, यानी 3 से और उससे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो अभी आपने देखा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, और हम इसको लिख लेते हैं इसी आंसर को जो हमें वहाँ लिखा हुआ है, यानी 0.2694 करके लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसी का पार्ट बी अगर हम देखें, तो पार्ट बी में वो कहता है व्हाट इज द लाइक्लीहुड दैट अ टिपिकल फैमिली विल परचेज लेस देन 4 ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट इन एनी गिवन मंथ, यानी किसी भी गिवन मंथ की बात हो रही है जो उसने ऊपर दिया हुआ था इस तरह से। और अब वो कह रहे हैं कि लेस देन 4 के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो हमें ग्रेटर देन के लिए तो कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई करना पड़ा था, लेकिन लेस देन के लिए हम कॉम्प्लीमेंट रूल फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी वो लेस देन कहेगा वही हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यू ले लेंगे। तो ये था पार्ट ए। और पार्ट बी के लिए हमें फाइंड करना है लेस देन 4 वो कह रहा है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मैं लिखूंगा लेस देन 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4, और एक्स जो है वो टूथपेस्ट है। तो लेस देन 4 का मतलब ये है कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कैलकुलेट करूं, यानी अगर वो नहीं परचेज करे, अगर वो 1 परचेज करे, 2 परचेज करे और 3 परचेज करे, क्योंकि हमें इससे आगे जब मैं जाऊंगा तो वो 4 पे चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होती, होल नंबर में वैल्यू होती है। तो इसलिए 0, 1, 2 और 3 तक की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो हम इसको सम अलग अलग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ x इज इक्वल टू 0 टू 3 तक की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेते हैं। तो रूल वही है, 1.8 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर माइनस 1.8, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा x फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब आप इसको आप खुद से कीजिएगा, मैंने फॉर्मूला सामने लिखा है, और इसका जो आंसर है वो 0.891 आएगा, ठीक है। तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा आगे। नेक्स्ट, आप इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 89.91, सॉरी 89.1 वैल्यू आएगी आपके पास अगर आप परसेंटेज में इसको लिखें तो। इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, अगली वाली जो एग्जांपल है वो उससे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से मतलब ये कि ये कम से कम आपको जो है वो करके बताइए, ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से वैल्यू एवेल्यूएट की जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें लिखा था उसने कि वैल्यू जो है वो लेस देन 4 होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको लेस देन 4 लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को लिखें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखें, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आगे जो ये प्रॉब्लम कह रहा है, उस प्रॉब्लम में पहला जो पार्ट है वो तकरीबन इससे मिलता जुलता ही है। और अगर मैं इस पार्ट को इसमें इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं तो लिखा हुआ है, अ शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस कंपनी रिसीव्स 7 मोटर व्हीकल्स receives 7 motor vehicle claims on average per day। तो 7 मोटर व्हीकल क्लेम्स उनको मिलती हैं, यानी 7 क्लेम्स मिलती हैं पर डे पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लैम्डा है वो है 7 पर डे, ठीक है ना, 7 क्लेम्स पर डे। और हम लोग उससे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे नो मोर देन नो मोर देन 5 मोटर व्हीकल क्लेम्स विल बी रिसीव्ड। तो नो मोर देन 5 का मतलब हुआ के 4, यानी के 4 हुआ ना। तो अब देखें इसको लिखेंगे कैसे, नो मोर देन का मतलब क्या है। तो नो मोर देन 5 का मतलब है लेस देन इक्वल टू 5। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारा इसका पार्ट ए है। आप इसी को लिख सकते हैं जब वो कहता है लेस देन 5, और सॉरी वो कहता है, हाँ, नो मोर देन 5 का मतलब ये है कि 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 5 भी है, ठीक है। तो 5 से ज़्यादा, क्योंकि नो मोर देन 5 का मतलब है कि 5 से ग्रेटर, जबकि वो कहते हैं कि नो मोर देन, तो उसका मतलब लेस और इक्वल। तो जब हम ये फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, और ये बिल्कुल सेम पार्ट बी की तरह है जो आपने पहले ऊपर फाइंड किया था। तो सिंपल हम इसमें, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू चेंज है, तो मैं एक दफा इसको लिख देता हूँ, सम x इज इक्वल्स टू 0 to 5 और
लैम्डा, लैम्डा हमारे पास है 7, 7 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर -7 ओवर 7, सॉरी ओवर x फैक्टोरियल। तो यहां से मैं इसको x फैक्टोरियल लिख देता हूं। ठीक है, अब जब इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग प्रीवियस करते रहे हैं। आप कैलकुलेटर से यही सेम जब आप रिजल्ट लिखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, जिसमें जिस तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल मैंने ली है, वो ली है ये। अच्छा, एक चीज और भी है, सी के लिए मैंने ली थी, लेकिन इसमें मैं पार्ट बी भी है ना, इससे 3 पार्ट है, तो मैं बी आपके सामने एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप बी को खुद से कीजिएगा। हाउ लाइकली इज इट दैट ईदर 6 और 9 मोटर व्हीकल क्लेम्स विल बी रिसीव्ड ऑन एनी ऑन अ गिवन डे। ठीक है, तो वो कहता है कि 6, इधर 6 और 9। तो जब वो कहते हैं 6 और 9, तो इसका मतलब ये है, ये पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूँ, लैम्डा तो सेम रहेगा 7। अब वो कहते हैं इधर 6 और 9, तो सर ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट बी इज इक्वल टू इधर 6 और 9। तो आप इसको इस तरह से लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एग्जैक्टली 6, और इसमें प्लस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एग्जैक्टली 9, और इनको आप ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि उसने कहा है कि और जब भी कभी प्रोबेबिलिटी में और होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसको आपने ऐड कर दिया। अब इसको आपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या आप एक साथ ही फॉर्मूला में पुट करके इसको लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने एग्जैक्ट जो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली जैसे 6 है या 9 है, ये मैंने नहीं आपको बताया था, तो मैं इसके ऊपर आपको एक दफ़ा ये सॉल्व करके बता देता हूँ। अब सारे क्वेश्चन मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा कि आप करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं आता हूँ यहाँ, और इसके ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको लिखूँ तो इसी को मैं एक दफ़ा यही ये मार्कर से अगर पेंसिल से लिखूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा लैम्डा में कितना दिया हुआ है 7, 7 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर -7 अपॉन 6 फैक्टोरियल, और इसमें मैं प्लस कर दूंगा 7 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर -7 ओवर x फैक्टोरियल। तो ये जो वैल्यूज जो मैंने सामने लिखी है आपके, आप अगर सेम कैलकुलेटर में अप्लाई करेंगे तो ये आप कर सकते हैं। और इसको अगर हम करें भी तो चले मैं इसमें कर देता हूँ। मैं असल में देख रहा हूँ कि वीडियो की जो लेंथ है, टाइम वो बढ़ जाता है, तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं कम से कम वो मिस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं e टू द पावर, शिफ्ट प्रेस करके ln प्रेस करेंगे तो e आ जाएगा -7। ऑलरेडी आंसर असल में हमें गिवन है, तो आप अगर खुद से भी कर सकते हैं। देखिए मैंने अपॉन में एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो अपॉन में एक्स फैक्टोरियल नहीं आएगा, मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूँ, बल्कि मैं साथ साथ करेक्ट कर देता हूँ ना इसको। ये देखिए यहाँ मैंने एक्स फैक्टोरियल लिखा हुआ है, वो तो सम में यूज करते हैं ना एक्स फैक्टोरियल, तो इसमें हम सम नहीं यूज करेंगे, बल्कि मैं क्या लिख देता हूँ इसमें, जितना भी 6 था 6 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। जो भी हमारा ये लिखा हुआ है ना, वो अपॉन में उसी का फैक्टोरियल जाता है, क्योंकि अपॉन में एक्स फैक्टोरियल होता है। तो अब हम इसको इसको जब मैं लिखूं तो मेरे पास मैंने ये वैल्यू लिखी है, इसके बाद अब मुझे 6 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ 6 और शिफ्ट प्रेस करके फैक्टोरियल यहाँ से मिलेगा जहाँ एक्स इनवर्स लिखा हुआ है। अब साथ ही साथ मैं इसको ऐड कर देता हूँ, इसलिए कि मैं अलग अलग अगर लिखूंगा ना तो वैल्यू डेसिमल पे मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी, और डेसिमल के एरर की वजह से, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है, तो इस वजह से उसका एरर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी में उसका एरर आने के चांसेस होंगे, तो इस वजह से एक साथ ही कैलकुलेट करके फॉर्मूले में, ताकि एक साथ ही हम उसको एक ही जगह पे ही एरर करें उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जैसे हम लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। माइनस का 7 लिख देते हैं, अपॉन में हमारे पास है जो भी हमारा एक्स है वो है 9 फैक्टोरियल, तो हम लिखते हैं 9, और शिफ्ट प्रेस करके इनवर्स वाला बटन प्रेस करेंगे तो हम पास वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वल टू प्रेस करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 0.250। इसको चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू वाकई वही आ रही है, 0.250। तो एग्जैक्टली जो केसेस है ना वो इसी तरह से ही होते हैं। आप देख सकते हैं 0.2504, यही सेम वैल्यू आ रही है हमारे पास। ये असल में एग्जैक्टली का केस है, जैसे इसमें और आगे है बस। वैसे तो अगर आप देखें तो ये
एग्जैक्टली जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी भी, यानी लेस देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली 6 या एग्जैक्टली 9, तो इस तरह से फाइंड की जाती है। अच्छा, अब हमारा थर्ड पार्ट है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, जो जिसमें मेरे बहुत ज़्यादा आपको बताने के लिए एक तरह से कि बता दूं आपको, ये पॉइंट है जिसके लिए जल्दी मैं कर रहा था। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज द चांस दैट मोर देन 20 मोटर व्हीकल क्लेम्स विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी ओवर एनी 2 डे। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। पहले उसने कहा था पर डे पर, तो हमें कोई मसला नहीं था। हम लैम्डा जो हमारा गिवन था वो हम 7 यूज कर रहे थे। ठीक है, लैम्डा हम 7 यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो कहता है कि वो 2 डे की बात कर रहे हैं। पहले उसने 1 डे की बात की थी, अब वो कहता है कि 2 डेज। तो जब वो कहता है 2 डेज, तो हमारे पास जो लैम्डा है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो लैम्डा होगा वो 7 नहीं होगा, बल्कि वो लैम्डा 14 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं, तो यहाँ पे इस साइड पे मैं अगर लिख के आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैं लैम्डा किस तरह मैं कह रहा हूँ। देखिए, अभी तक हमें जो लैम्डा गिवन था वो था 7, लेकिन ये था पर डे के ऊपर। अब उसने क्या किया, 2 डेज कर दिया, तो लैम्डा भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पर 2 डेज। ठीक है, पहले ये 1 डे के लिए लैम्डा 7 था, लेकिन अब 2 डेज जब कर दिया तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर डिवाइड करें, अगर ये कहे कि हाफ डे, तो जब ये हाफ डे कहेगा तो हम लैम्डा को डिवाइड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, या आप इसको डिवाइड कर दें 2 से, तो ये हाफ डे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको समझ आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब देखिए, उसने कहा कि मोर देन 20 मोटर व्हीकल क्लेम्स। तो जब मोर देन 20 क्लेम्स उसके पास आ जाएं, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे, अब देखिए अगेन मोर देन की बात आई। तो मोर देन की बात जब भी आ रही है, हम क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो मोर देन 20 कह रहा है वो, तो जब मोर देन वो 20 कहता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं। देखिए, उसने कहा था मोर देन 20, तो मोर देन 20 का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम इसको लिखें, तो आपको पता है अगेन कॉम्प्लीमेंट का रूल अप्लाई होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कितने एक्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें नहीं मालूम इसके। नंबर ऑफ ट्रायल असल में यूज हो जाते हैं वो बताने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए, लेकिन बहरहाल उसने हमें नहीं बताए हुए। तो ऐसा अमूमन होता है पोजॉन की प्रॉब्लम्स में कि आपको सिर्फ लैम्डा दिया जाता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज, या ये एक्स आपको नहीं गिवन होती, या नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं गिवन होता। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं ग्रेटर देन 20, तो आप कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई करें 1 माइनस, अब आप खुद देखिए कि ग्रेटर देन 20 मुझे रिक्वायर्ड है, इसका मतलब इसमें 20 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए मुझे x इज इक्वल्स टू 0 टू 20 तक मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब लेकिन लैम्डा भी चेंज है, तो लैम्डा मेरे पास अब है 14 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 14, 14 नहीं, x फैक्टोरियल, क्योंकि x खुद ब खुद कैलकुलेटर चूज करेगा 0 टू 20, तो यहाँ आ जाएगा x फैक्टोरियल। अब देखिए, ये जो मैंने लिखा है इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो इसमें आप देखें उसने कहा था कि, दोबारा से मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ ले जाऊं पार्ट सी के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा समझ के बताऊं, आप लोग खुद समझने की कोशिश करें इसमें। ये देखिए, वो कहता है मोर देन 20, तो मोर देन 20 का मतलब ये है कि उसमें 20 इंक्लूडेड नहीं है। तो इस वजह से हमने 20 तक, 0 से 20 तक 1 में से प्रोबेबिलिटी को माइनस करनी है। तो फिर हमारे पास जो आंसर है 0.047 ये आएगा। तो हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं अभी कि हमारे पास ये आंसर वाकई यही आ रहा है जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, क्या वो ट्रू है। तो उसके लिए हम अभी कैलकुलेटर की हेल्प से ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को सेट कर देते हैं हम लोग, 0 करते हैं इसको, 1 माइनस, अब हमें रिक्वायर्ड है सम, तो सम हमें मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन में होता है ये, तो हम फ्रैक्शन लिखा अप्लाई करेंगे, तो 14, क्योंकि हमारे पास 2 डेज का एवरेज है, 14 टू द पावर 20, क्योंकि हमने कहा था कि मोर देन 20 का मतलब ये है कि 20 से बड़ी वैल्यू होगी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ई जो है वो हमें शिफ्ट प्रेस करके एल एन प्रेस करना पड़ेगा,
तो हम माइनस का 14 ऊपर लिख देंगे इसकी पावर, यानी कि लैम्डा। अपॉन में हमारे पास एक्स फैक्टोरियल होगा, तो हम अल्फा और ब्रैकेट क्लोज करके एक्स और फैक्टोरियल हमारे पास शिफ्ट प्रेस करके एक्स इनवर्स प्रेस करेंगे, आ जाएगा। इसके बाद अब हमें रिक्वायर्ड है कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके और 20 तक हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हमें मोर देन 20 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब इसको इक्वल प्रेस करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्यों हमारे पर रॉन्ग आ रहा है। तो देख लेते हैं कोई वैल्यू। अच्छा, असल में वो एक ये प्रीवियस में पहले वैल्यू लिखी हुई थी, शायद इसकी वजह से ये हुआ है। हम इसको 0 कर देते हैं वापस। 1 माइनस, इसमें हम शिफ्ट प्रेस करके और हम लोग ये सम लेंगे, और अब जो है हम इसमें, तो हमारे पास जो लैम्डा दिया हुआ है लैम्डा टू द पावर एक्स होता है, तो लैम्डा टू द पावर अल्फा एक्स। अच्छा, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर माइनस लैम्डा से, तो हम लिखेंगे शिफ्ट और एल एन माइनस लैम्डा, यानी -14, और इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स फैक्टोरियल से, तो अल्फा ब्रैकेट क्लोज एक्स आएगा इससे, और शिफ्ट प्रेस करके इन्वर्स करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। अब हम इसको वैल्यू देंगे फ्रॉम 0 to 20, क्योंकि ये हमें माइनस करना है इसमें से। ठीक है, अब इक्वल प्रेस करके देखते हैं। हाँ, तो हमारे पास वैल्यू सेम आ रही है। पहले असल में उसको सही तरह से 0 हुआ नहीं था, शायद इस वजह से प्रॉब्लम आया था। तो 0.047 यही हमारी वैल्यू थी, यानी 0.047 रहेगा, 0.047 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोज़ोन को जो हमने टॉपिक जो डिस्कस किया है वो आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा, और इंशाल्लाह ताला फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन अगर हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और आखिर में ये मैं आपको बताऊं कि रेफरेंसेस के में मैंने बिजनेस एंड इकनॉमिक्स की 5th एडिशन है, और डोगलास ए लिंड एंड को ऑथर्स की किताब है। उसके अलावा अप्लाइड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 3rd एडिशन जो कि ट्रेवर वेगनर है, वहाँ से कि मैंने सारी एग्जाम्पल्स लिए हैं और इसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।